नमस्कार साथियों। हमने पिछले क्लास में राष्ट्रपति के बारे में बात किया था, जो कि पार्ट 1 में था। अब इसका पार्ट 2 है, जिसमें सिर्फ निर्वाचन की प्रक्रिया है। बाकी आर्टिकल 52, 53, उसके बाद में 56, 57, 58 से ले 62 तक हमने उसमें चर्चा कर दी है। तो इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 54 और 55 की, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होगी, उसकी रीत क्या है और कौन से सदस्य इसमें शामिल होंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो आर्टिकल इसको राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि हमारे देश का संविधान में जानते हैं कि जब देश का संविधान बना तो उसमें क्या किया गया कि बहुत ऐसे देश थे, जैसे काफ़ी सारे देश हैं, अमेरिका है, उसके बाद इंग्लैंड है, फ्रांस है, तो आयरलैंड है, कनाडा है, जहाँ से हमने वहाँ की जो मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे भारत को संगठित रख सकें, हमने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई। तो हर जगह हर देश के से कुछ न कुछ चीज़ें ली हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आप जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश का शासन रहा, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्होंने देखा कि ये जो सिस्टम है लोकतांत्रिक सिस्टम, इसकी लोगों को आदत है, समझते हैं। और पहले आप जानते हैं कि हमारे यहाँ राजतंत्र व्यवस्था थी जिस पे राजाओं का शासन होता था, वो जनता के प्रति ध्यान नहीं देते थे। तो लोगों को लगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ठीक है और लोगों को आदत भी है, लोग समझते भी हैं। तो इसलिए आर्टिकल इसमें व्यवस्था की गई कि हम व्यवस्था में आप समझते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति होता है राज्य का मुखिया और उसके बाद में यानी नाम मात्र का मुखिया होता है और सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो हम उसके बारे में विशेष डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में हम बता दें कि जैसे मान इंग्लैंड में व्यवस्था है क्राउन का शासन। क्राउन जो क्राउन है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि राज्य है ही नहीं, सिर्फ केंद्र शासित है, तो क्राउन है। तो क्राउन में क्या होता है कि यहाँ क्राउन सिर्फ नाम मात्र का है। पहले ये वास्तविक हुआ करते थे, लेकिन इनको 1688 में 1688 में आप जानते हैं रक्तहीन क्रांति हुई। रक्तहीन क्रांति के बाद यहाँ ये नाम मात्र का यहाँ ये व्यवस्था की गई। इन्होंने अपने जो भी सिस्टम है उसमें संशोधन किया और रक्तहीन क्रांति के बाद यहाँ पे उन्होंने व्यवस्था कर दी कि अब क्राउन का शासन नाम मात्र का शासन होगा। अब नाम मात्र का मतलब क्या है कि यदि कोई बिल संसद से पास होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड से पास होता है, वहाँ का जो सदन है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। तो यदि कोई बिल है जो हाउस ऑफ लॉर्ड से पास होता है वो क्राउन के पास जाएगा और क्राउन बाध्य है, यानी क्राउन जो बैठा व्यक्ति है या कोई महिला है तो वो इस चीज़ के लिए बाध्य है कि वो उस बिल पे साइन करे और पास कर दे। भारत में थोड़ा बीच की स्थिति है, यहाँ पे ये व्यवस्था है कि उसको दोबारा लौटा भी नहीं सकते कि आप फिर से चेक कीजिए क्या त्रुटियाँ हैं, तो इसके लिए भी नहीं, क्योंकि भारत में ये व्यवस्था है कि आप उसको वापस कर सकते हैं और उन्हें ये सुझाव भी दे सकता है राष्ट्रपति कि इसमें क्या त्रुटियाँ हैं उसको ठीक किया जाए। तो ये चीज़ें हैं, नाम मात्र की व्यवस्था की गई। हमारा थोड़ा सा राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिमिलर है, ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए से थोड़ा सा मिलता जुलता है। यूएसए में क्या व्यवस्था है, यूएसए में भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि जो भी जनता है वो सीधे भाग नहीं लेती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें बता देते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है।
तो इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो यूएसए में ऐसा सिस्टम है कि वहाँ राज्य को ज़्यादा शक्ति है और उसके बाद में केंद्र को कम शक्ति है, क्योंकि राज्यों का, अमेरिका में सभी राज्यों का अपना संविधान है और वहाँ का वास्तविक मुखिया गवर्नर होता है। हमारे यहाँ की तरह नहीं होता। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर वास्तविक मुखिया होता है और नाम मात्र का मुखिया गवर्नर होता है। तो वहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसके बाद में वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, राज्य जो भेजते हैं प्रतिनिधि, वही चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो आशा है कि यूएसए का सिस्टम आपको समझ में आया होगा। तो राष्ट्रपति, अब हम देखते हैं भारत का सिस्टम। भारत के सिस्टम में क्या है, भारत में भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है, राष्ट्र के राज्यों का मुखिया है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ मुख्य की पॉइंट्स रखेंगे जो कि निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो की पॉइंट्स क्या क्या हैं? पहली बात तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है जिसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव और राष्ट्रपति का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष चुनाव तो होता ही है, इसमें होता है, इसमें रहता है इनडायरेक्ट चुनाव के साथ साथ एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय व्यवस्था या प्रणाली। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ फेडरल प्रिंसिपल काम करता है। तीसरा है फेडरल प्रिंसिपल को संघात्मक सिद्धांत कहेंगे। संघात्मक सिद्धांत, ये चीज़ें हैं। तो इन आधारों पर होता है चुनाव। उसके बाद में है इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज को हम क्या कहेंगे? निर्वाचक मंडल द्वारा होता है चुनाव। ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी की पॉइंट्स हैं उनके निर्वाचन में आने वाले, कि एकल संक्रमणीय होता है, फेडरल सिस्टम होता है और इसमें होता है एक प्रोपोर्शनल सिस्टम। इसको सिस्टम इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो हम आज इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये चीज़ें हैं जिनके आधार पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये मुख्य की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एकल संक्रमणीय क्या चीज़ें हैं और उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है। तो हम पहले बात करेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष में ही निहित है कि ये प्रत्यक्ष नहीं है। पहला तो यहाँ पे हम आगे चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं है। और उसके बाद इसमें फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम भी नहीं है।
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी नहीं है। अब इसको क्या बोलेंगे? आगे निकलने की पद्धति। आगे निकलने की पद्धति। आगे निकलने की पद्धति। तो आगे निकलने की पद्धति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये दो की पॉइंट्स नहीं आते हैं। तो हम अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में हम ये भी बात करेंगे कि भारत के चुनाव का सिस्टम क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इन सब पे चर्चा करते हुए क्लास का एंड करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या है। यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव भी होता है, क्योंकि ये चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप सिस्टम को समझेंगे कि चुनाव कैसे होता है। तो आप प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि जनता सीधे भाग लेती है प्रत्यक्ष चुनाव में, जिसमें जनता सीधे वोट डाले, जिसमें जनता वोट डालती है। ये है प्रत्यक्ष चुनाव। और इसमें क्या होता है कि यदि जनता ने किसी ऐसे व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पार्टी का 4 पार्टियां हैं जिनमें हर एक पार्टी के मेंबर खड़े हैं, जिस पार्टी को जनता ने ज़्यादा वोट दे दिया वही पार्टी जीत जाती है। तो इसमें आगे निकलने की पद्धति वाली व्यवस्था है। आगे निकलने की पद्धति यानी जो जीत गया वही बना सिकंदर। सिकंदर का मतलब है कि जो जीत गया है वही MP MLA या सरकार अपनी बनाएंगे। तो आगे ये है प्रत्यक्ष चुनाव में। अब प्रत्यक्ष चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं जिनमें जनता वोट कर सकती है? तो इसमें है जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ। आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव में जिसका प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो गया। विधानसभा जिसका मुखिया चीफ मिनिस्टर होता है, जिन्हें हम मुख्यमंत्री कहते हैं। उसके बाद में फिर पंचायत का चुनाव होता है। ये भी डायरेक्ट ही सिस्टम है। जिन पंचायत के 3 स्तर, जिनमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर इसमें आ जाता है नगर निगम। नगर निगम जो शहरों में होता है चुनाव, नगर निगम का चुनाव में भी जनता सीधे भाग लेती है, और जो भी उनके वार्ड के मेंबर हैं उन वार्ड के मेंबर को वो चुनती है जनता। तो ये चीज़ें हो गई जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता की भागीदारी सीधे होती है और जनता चुन करके किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाती है। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव के सिस्टम हैं। अब हम समझेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन कौन से व्यक्ति भाग लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अब अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता भाग लेगी नहीं सीधे, क्योंकि जनता को सिर्फ सीधी बातें समझ में आती है। अब वो कहाँ इतनी टेक्निकल चीज़ें समझेंगे। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या है कि जैसे राज्यसभा है, अप्रत्यक्ष चुनाव में राज्यसभा होती है, और उसके बाद में इसमें विधान परिषद होती है। विधान परिषद होती है। तो राज्यसभा, विधान परिषद, ये सभी हैं जो जिनका चुनाव होता है। तो अब और उसके बाद में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो जो भी हैं ये राज्यसभा और विधान परिषद, इनमें कुछ चुने हुए मेंबर आते हैं। चुने हुए मेंबर क्या है
कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता द्वारा चुने गए हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, तो जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव में। तो हम इनडायरेक्ट के बारे में आपको बता ही दिए। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कमीशन के तहत होता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन नहीं एक्ट होगा, सॉरी। तो ये 1952 में आया जिसके तहत चुनाव होता है। फिर उसके बाद में इसमें संशोधन भी किया गया। इसका संशोधन हुआ 1974 में, उसके बाद 1977 में, फिर संशोधन हुआ 1997 में। तो पहले क्या था कि इसके थोड़ा एक्ट के बारे में हम आपको बता दें। 1952 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट बना राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उसमें ये बताया गया कि भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, जिसके हमने पिछले क्लास में बात करी भी है। तो इसमें कोई कोटा नहीं निर्धारित था, कोई कुछ नहीं निर्धारित था, कोई भी दो व्यक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के लिए आप चुन सकते हैं। तो इसमें 1952 में ऐसा कोटा नहीं था। तो फिर 1974 में ये कहा गया कि 2 व्यक्ति प्रस्तावक होंगे और 2 व्यक्ति अनुमोदक होंगे, यानी कम से कम 4 व्यक्ति आपको जानते हों, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। जो निर्वाचित सदस्य हैं जो आपको वोट देंगे, कम से कम आप इस स्थिति में हों कि कम से कम 4 वोट को आप, ये 4 लोगों को जानते हों, जो 4 लोग आपको वोट दे सकें, तो आप बन सकते हैं। उसके बाद फिर संशोधन हुआ, तो फिर इसको 10 कर दी गई संख्या। फिर 97 में हुआ, फिर इसमें थोड़ा सा कड़ा कानून बना दिया गया। तो इसमें ये बता दिया गया कि आपके 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अब ये 50 कौन कौन से होंगे? 50 ये अलग व्यक्ति होंगे जो अनुमोदन करेंगे, जो इस बात की गारंटी लेंगे कि हम इनको जानते हैं। और 50 में प्रस्तावक ऐसे व्यक्ति होंगे जो अलग होंगे, जिनको नहीं जानते हैं। तो कम से कम आप 100 व्यक्तियों को जानते हों। यदि आप 100 व्यक्तियों को ही जानते हैं तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं तो अगर ये इतना ज़्यादा व्यवस्था न की जाती, तो क्योंकि राष्ट्रपति का पद मजाक तो है नहीं, तो एक मजाक बन के रह जाता। और इतना भी होना भी चाहिए कि यदि आप भारत के सर्वोच्च पद के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कम से कम आपको 100 लोग तो जानते ही हों। लोकसभा, राज्यसभा या जितने भी निर्वाचित सदस्य भाग लेने वाले हैं, तो आपको कम से कम इतने व्यक्ति जानने ही चाहिए। तो अब हम इसके बारे में अब बात करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट तो आप हो गया। अब हम आर्टिकल 54 के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 54 है क्या, क्योंकि आर्टिकल 54 ही है जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति भाग लेंगे। तो आर्टिकल 54 के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें ये है कि कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे। अब इसमें शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, निर्वाचित सदस्य। और उसके बाद में फिर इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। फिर आगे शामिल होंगे 1, 2, तीसरे में ये बताया गया है कि यूटीज़ में 2 यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा है, तो वहाँ के निर्वाचित मेंबर शामिल होंगे, जिसमें दिल्ली है, दिल्ली, और उसके बाद पुदुचेरी है, जिसको हम पांडुचेरी भी बोलते हैं, पांडुचेरी, इसको दिल्ली।
तो दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो इसमें ये व्यक्ति शामिल होंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इतने लोग तो शामिल होंगे, लेकिन अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे, उनके वोट का सिस्टम क्या होगा, इसके बारे में हम समझेंगे कि सांसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके वोट की वैल्यू क्या होती है, उनका मूल्य क्या होता है, वोट का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि पहले विधानसभा के बारे में, कि विधानसभा के वोट का मूल्य क्या होगा और उसके बाद में वहाँ की सदस्य संख्या क्या होगी, इस तरह से। तो विधानसभा के बारे में, अगर यदि एक विधायक का हमें मतों का मूल्य निकालना है, एक विधायक के मत का मूल्य, विधायक के यदि मत का मूल्य निकालना है तो हमें सबसे पहले राज्य की जनसंख्या कितनी है उसके बारे में समझना होगा। तो हम इसमें कर देते हैं राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे उस राज्य के विधायक की जो कुल सदस्य संख्या है, विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या, कुल सदस्य संख्या, और उसके बाद में इसको हम जो भी संख्या आएगी उसको 1000 से भाग दे देंगे, तो निकल के आ जाएगा एक विधायक के मत का मूल्य, कि एक विधायक के मत का क्या मूल्य होगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा। यदि मान लीजिए, इसको हम समझने के लिए आपको बता देते हैं, क्योंकि एक फिगर में रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो उसमें थोड़ा सा घटाने बढ़ाने में, बाकी हम आपको बता देंगे कि एग्जैक्ट क्या है, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें समझने के लिए मान लीजिए राज्य की कुल जनसंख्या है 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो किसी राज्य की जनसंख्या है 10 लाख और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है 10। अब 10 सदस्य संख्या है, उसके बाद में इसको भाग दे देंगे हम 1000 से। तो यदि हम 0 से 0 कैंसिल कर दें तो इसमें बचा 1 लाख। अगर हम 3 0 को कैंसिल कर दें, इनको काट दें, तो इसमें होगी 100 बच जाएगा। तो एक विधायक के मत का मूल्य 100 आ जाएगा। इसी तरह व्यवस्था चलती है। तो 1000 में आप समझेंगे कि 1000 की ये क्यों 1000 से डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि हमने तो ये बता दिया है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 10 है, तो 1000 से क्यों डिवाइड। 1000 का सीधा सा मतलब है कि संविधान में यह दिया गया है कि मान लीजिए अगर हम जनसंख्या या वैल्यू उसकी ज़्यादा ना हो, काउंटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए 1000 से डिवाइड किया गया है, जिससे ये आराम से वोट को काउंटिंग किया जा सके, मूल्यों को काउंटिंग किया जा सके, इसलिए 1000 से डिवाइड किया, जिससे संख्या छोटी आए। बस सीधा सा मतलब भी ये है कि एक विधायक के मत का मूल्य। तो हम अब आगे समझेंगे, जैसे यूपी में है, अगर हम आपको बता दें, यूपी में एक मत का मूल्य है 208, ऐसे हर राज्य का है, तो निकालने का प्रोसेस यही है। यूपी में 208 हैं, और यदि हम झारखंड को मिला लें, तमिलनाडु को मिला लें, तो वहाँ 176 176 के आसपास हैं। तो ये थोड़े से बड़े हैं, बाकी ऐसे ही सब छोटे हैं जो भी राज्य हैं, तो उनमें 7 हैं 8 हैं। मान लीजिए जैसे छोटे राज्य हैं, असम हो गया और छोटे राज्य हैं,
तो किसी में 7 हैं, किसी में 8 हैं, तो इस तरह से है। तो इतना डिवाइड करने के बाद जिनकी जनसंख्या लाख में ही है, 1 लाख है, 2 लाख, 4 लाख है, तो इस तरह से आते हैं। तो ये विधायक के मत का मूल्य के बारे में आप समझ ही गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विधायक के जो सभी विधानसभा हैं, जिनमें आप जानते हैं 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें सभी विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या 4120 है, 4120 है। और इनके मतों का मूल्य है 5,49,474। ये 4120 जो भी सदस्य हैं, इनके वोट की वैल्यू है 5,49,474। तो ये तो विधानसभा के हो गए। अब इसी तरह हम बात करेंगे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब वहाँ पे कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में पहले तो हम बता दें आपको। अगर किसी, मान लीजिए किसी सांसद के एक मत का मूल्य कैसे निकलेगा, सेम सिस्टम वही है। सांसद के मत का मूल्य अब मत का मूल्य में क्या आ जाएगा कि सभी जो भी निर्वाचित विधानसभाओं के मतों का मूल्य उसके बाद में फिर आ जाएगा इसमें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ये आ जाएगा। तो निर्वाचित विधानसभाओं के मतों का मूल्य, उसके बाद में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। जब हम इनको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बटा 1001, तो इस तरह से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि लोकसभा में क्या सीटें हैं और उसके बाद किस प्रकार निर्धारण होता है, राज्यसभा में क्या सीटें हैं, कैसे निर्धारण होता है। तो सदस्यों के पहले हम उनके जो भी सदस्य की संख्या है उसके बारे में समझते हैं, फिर मत का मूल्य निकालते हैं। तो इसमें व्यवस्था दी गई है कि सदस्यों के संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम 550 हो सकती है। लोकसभा की जितनी सीटें दी गई हैं वो अधिकतम 550 प्लस 2, 550 प्लस 2 का रेशियो है। इसको हम इस पार्ट में ले जाते हैं, यहाँ समझते हैं। तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिक सैंक्शन सीट है 550 प्लस 2 की सैंक्शन है। अब 550 निर्धारित की गई है कि इससे ज़्यादा सदस्य संख्या नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा सदस्य संख्या बढ़ाना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और 2 व्यक्ति, ये जो 2 और हैं, ये आएंगे
इंडिया एंग्लो इंडियन करके नाम है। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? जो पहले आप जानते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति, ब्रिटिश का हमारे यहाँ शासन रहा कि जो ब्रिटिश मूल के हैं और भारत में रह रहे हैं, भारत के निवासी हैं, अब यहाँ बस गए हैं, तो यदि वो आते हैं तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो हम उसमें ज़्यादा न पढ़ करके हम समझते हैं 550 की। तो जो ये 550 सीटें हैं सैंक्शन की गई हैं, इसमें से दिया गया है कि यूटीज़ को 530 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे, और इसमें से 20 सीटें दी गई हैं, 20 सीटें दी गई हैं यूटीज़ को। यूटीज़ को आप जानते हैं संघ शासित प्रदेश को, यूनियन टेरेटरी को 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। अब 20 सीटों में क्या है कि 13 सीटों पर चुनाव होता है। यूटीज़ में 13 सीटें ही दी गई हैं, बाकी 7 सीटें जो हैं वो रिजर्व में रखा गया है। जब उनको, क्योंकि वो संसद के ऊपर है, वो जब चाहेगी तो जिनको भी प्रोवाइड करना होगा वो करेंगे। तो ये 13 सीटें प्रोवाइड की गई हैं यूटीज़ के लिए, बाकी 7 सीटें रिजर्व हैं। तो ये 7 सीटें रिजर्व की गई हैं, 2 एंग्लो इंडियन की हैं, तो उसमें तो हम जाएंगे नहीं, हम इसमें बात करेंगे। तो 530 पर चुनाव होता है और उसके बाद में 13 सीटें ये यूटीज़ के लिए हैं। तो यदि हम बात करें 530 प्लस 13, तो इसमें आप जानते हैं 543 हो गया। तो 543 सीटों पर ही चुनाव लड़ा जाता है कि 543 हैं, और उसके बाद 7 ये यूटीज़ के लिए हैं। और उसके बाद में ये है लोकसभा की सीटों का निर्धारण। अब हम समझेंगे राज्यसभा की सीटों का निर्धारण कैसे होता है। राज्यसभा के बारे में आपको बता दें तो राज्यसभा के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पे अधिकतम सीट की जो संख्या दी गई है वो 250 है। 250 हो सकती है। अब 250 में से यहाँ पे भी 12 सीटें मनोनीत होती हैं। अब 12 सीटों का मनोनयन होता है 250 में से, और इसमें 250 में से अधिकतम 250 हो सकती है, और 12 सीटें इसमें से मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाएंगे वो 12 सदस्य शामिल होंगे। तो इसमें शामिल होंगे 238 सदस्य। अब 238 सदस्य में तो अगर हम 12 सीट दे देते हैं तो यहाँ बचती है 238। अब 238 में सिर्फ चुनाव होता है 233 पर। 5 सीटें यहाँ भी रिजर्व में रखी गई हैं जिन पर चुनाव नहीं होता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं, 7 यहाँ पे हैं, 5 यहाँ पे। तो ये 233 सीटों पर ही चुनाव होता है। तो 233 ये हैं सीटें। तो 233 पर चुनाव होता है और राज्यसभा के 233 सदस्य चुन करके जाते हैं, सदस्य संख्या ये है। तो हम यदि 543 और 233 को अगर हम जोड़ देते हैं, यदि हम 543 और 233 को जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 776। अर्थात ये 776 हैं, 776 सीटें हैं जो कि संसद के दोनों सदनों की सदस्य संख्या है। अब निर्वाचित विधानसभाओं के मतों का मूल्य हमने आपको बता ही दिया है, 549 कह रहे हैं, 5,49,474 बताया है। तो अगर हम इसको 776 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 708। संसद के मतों का मूल्य 708 आ जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे। और इनके जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य की संख्या 776 है, और इनके मतों का जो मूल्य है
इनके मतों का जो मूल्य है, संसद के दोनों सदनों के मतों का मूल्य है 5,49,000 मूल्य 5,49,408 408 ये मतों का मूल्य है। अब आप समझते होंगे कि ये 10 लाख 20 लाख में ही क्यों इतना आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जब जनगणना होती है तो वहाँ उस टाइम पे 1971 में ये हो जाना था कि जनगणना होती 10-10 साल बाद, आप जानते हैं जनगणना होती है, लेकिन संशोधित किया गया और उसमें ये बता दिया गया कि 2026 तक ये व्यवस्था चलेगी जो 1971 में जनसंख्या का पैमाना बनाया गया था कि इसी के आधार पर चुनाव होगा, तो 2026 में होगा। तो अब 2026 में अब देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये चीज़ें दी गई, तब से ये व्यवस्था चली आ रही है। अब हम देखेंगे कि चुनाव कैसे होता है, उसकी रीतियाँ क्या हैं, जिनमें हमने बताया है आपको प्रोपोर्शनल सिस्टम होगा, और उसके बाद में अब हम आपको थोड़ा सा बता देंगे फेडरल सिस्टम का कि संघात्मक क्या है। इसको हम मिटाते हैं और हम समझते हैं संघात्मक व्यवस्थाओं के बारे में। फेडरल सिस्टम कैसे काम करता है? फेडरल सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि जिनमें राज्य की भी भागीदारी हो, कि ऐसा ना हो कि संघ ही हावी हो जाए, लेकिन भारत में सिस्टम आप जानते हैं संघ का सिस्टम है। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फेडरल और यूनियन में। फेडरल, जैसा हमने आपको बता दिया है कि फेडरल का अर्थ होता है संघ और यूनियन का भी अर्थ होता है संघ। अब इन दोनों में अंतर होते हैं। यूनियन का मतलब है, आपने पढ़ा ही होगा आर्टिकल 1 में, जिसमें ये बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज़ भारत सैलेट। सैलेट का ही मतलब होता है कि निश्चित है, इसमें किंतु परंतु जैसी कोई चीज़ नहीं है, कि भारत राज्यों का संघ है, यानी संघ ही सर्वशक्तिमान है और उसके सदस्य होंगे राज्य जिनमें शक्तियों का बंटवारा हुआ है, उनके सदस्य काम करेंगे जनता के प्रति। तो ये यूनियन का सिस्टम है। और फेडरल में क्या सिस्टम होता है? फेडरल में सिस्टम ये होता है कि जो भी राज्य हैं और संघ हैं वो दोनों मिलकर के बराबर बराबर शक्तियाँ होंगी या मिलकर काम करेंगे, राज्यों की भी अपनी एक भागीदारी होगी। तो फेडरल सिस्टम काम करता है राष्ट्रपति के चुनाव में, जिनमें हमने आप बता दिया है कि विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो फेडरल है। फेडरल में राज्य भी आ जा रहे हैं, तो इसमें यूनियन भी है और फेडरल भी है, राज्य भी हैं, केंद्र भी है। तो यही है फेडरल का सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि चुनाव कैसे कोटा निर्धारित होता है और किस प्रकार से चलती हैं व्यवस्थाएं। अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। 5,49,000 ये जो दिया गया है, तो हम इसको सभी जोड़ लेते हैं। ये 5,49,000 यहाँ था और ये 5,49,408 408, तो ये आ जाएगा 10,98,882। और हम इन्हें जोड़ लेंगे, विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या 4,120 थी, और इसमें हम प्लस कर देंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्य की संख्या 776 हैं। तो ये टोटल आ जाएगा 6, 9, उसके बाद 8, ये आ जाएगा 4,896। ये संख्या निकल के आ जाएगी। अब हम देखेंगे कोटा सिस्टम कैसे निर्धारित होता है, किस प्रकार से चुनाव होता है, जैसे बैलेट पेपर पे चुनाव होता है उस तरह। तो प्रायोरिटी इसमें, अब इसमें अनुपातिक भी है और सिंगल ट्रांसफरेबल भी है। तो अनुपात कैसे निकलता है?
अब मान लीजिए कोई ए बी सी और डी नाम के व्यक्ति हैं। अब ये 4 लोग खड़े हुए हैं और ये सभी आ गए हैं वोट देने। तो अब इसमें कैसे चुनाव होगा, इसमें कैसे अनुपात डिसाइड होगा? तो अनुपात में क्या है, जैसे आपने अभी तक ज़्यादातर चुनाव में देखा होगा या उन चीज़ों की आदत भी है, क्योंकि जनता द्वारा सीधे चुनाव होते हैं लोकसभा राज्यसभा में। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को चुना जाता है, किसी व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिल गए वो व्यक्ति जीत गया। लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पसंद आया कि हमारी पहली पसंद ये हैं, अगर ये ना जीतें तो बी जीत जाएं, हम दूसरा बी को देते हैं। और अपना तीसरा, अगर मान लीजिए बी किसी कारणवश हार जाते हैं तो हम इनको दे देते हैं डी को, तो बी से सी में कर देंगे, अगर चौथा हम इनको कर देंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि कैसे निर्धारित होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वोट भी कैंसिल हो जाता है। उनका क्या होता है, कोई व्यक्ति आएँ और उसके बाद वो बोलें भैया ये तो हमारे बड़ा जान पहचान के हैं, ये हमारा बच्चा जैसे है, तो पहले हम इनको भी एक कर देंगे, इनको भी, ये दोनों हमारे चहेते हैं तो इनको भी हम पहले स्थान पे रखेंगे, इनको भी रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि वोट कैंसिल हो जाएगा। यदि आप एक वोट को 2 लोगों में देते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा। और इसका हम एक जीता जागता उदाहरण आपको दें तो जब प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो मुलायम सिंह यादव जी का कैंसिल हुआ था वोट। उसमें क्या था कि पहले बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो भी चुनाव लड़ रहे थे और मुलायम सिंह जी को बुलाया गया कि आप हमें दीजिए, लेकिन वो उनकी दिली इच्छा ये थी कि वो प्रणब मुखर्जी जी को दें। तो उनसे बाई मिस्टेक ये हो गया था कि वो उनका गलती से वोट जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके पक्ष में चला गया था। फिर उन्होंने क्या किया, बैलेट पेपर को फाड़ दिया और उसके बाद में दूसरा बैलेट पेपर पे प्रणब मुखर्जी जी का वोट दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ पे अधिकारी गण थे उन्होंने उनके मत को अवैध कर दिया, यानी जो उनके मतों का मूल्य था वो अवैध हो गया। तो ये व्यवस्थाएं चलती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वरीयता, जिसको हम प्रायोरिटी बोलते हैं, वरीयता, तो किनको किनको वरीयता देनी है, किस प्रकार की वरीयता देनी है। और इसी में आ जाता है अनुपात, आप समझ ही गए हैं अब किनको कितने अनुपात में देना है। और सिंगल ट्रांसफरेबल, जिसमें अनुपातिक ये क्या नाम है, एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय व्यवस्था है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, उसके बारे में हम समझेंगे अब। तो हम इसी ABCD के माध्यम से समझते हैं। और थोड़ा सा आपको पहले इसके बारे में बताएं तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति की वैकेंसी एक ही है। तो राष्ट्रपति की वैकेंसी जब एक ही है तो इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे टोटल वोट ऑफ वैल्यू, यानी जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों की वोट की जो वैल्यू है, वोट की वैल्यू, और उसके बाद में डिवाइड बाय हम देखेंगे वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी को देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी, उसके बाद +1, ये चीज़ें होंगी। तो अब +1 में यहाँ भी +1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर हम सीधा समझें, अगर हम एक ऐसा मोटा वैल्यू लें कि जिससे समझने में आसानी हो जाएगी, तो मान लीजिए जो वोट की वैल्यू है वो 100 है, वोट की जो वैल्यू है 100 है, और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो 2 हैं, 1 + 1, और उसके बाद में इसमें है +1, ये रूल लागू होता है। तो इसमें हम यदि इसको डिवाइड कर दें तो 50 आ जाएगा, उसके बाद ये +1 है। तो यानी कि जिसके 50 + 1, जिनको 51 वोट अगर मिल गए वही राष्ट्रपति
बन जाएगा। ये सिस्टम है। तो हम अब ये जो भी निर्वाचित सदस्य के वोट की वैल्यू है वो समझ गए, वैकेंसीज को समझ गए। अब हम समझेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल कैसे काम करता है, उसके बारे में हम समझते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम में अब हम इसी ABCD को ही लेके समझेंगे तो ये समझने में आसानी होगी। तो हम समझते हैं ABCD। अब मान लीजिए चुनाव हो रहा है, और चुनाव में अब पहली बार जब चुनाव हुआ फर्स्ट टाइम, तब अब इसमें क्या हुआ कि 4 लोग उम्मीदवार थे और चारों लोगों को वोट की वरीयता मिली। हमने आपको बताया कि वरीयता सिस्टम है कि हम पहले किन को स्थान पर रखेंगे, दूसरे स्थान पर किन को रखेंगे। तो इसी तरह कुछ लोग आए और उसके बाद उन्होंने वोट दिया, जिसमें से A को मिले 40 वोट, B को मिले 30 वोट और C को मिले 20 वोट और D को मिले 10 वोट। तो क्योंकि हमको ये रेशियो लाना है 51 का, तो अभी A में क्या था, अब जैसे A को 40 मिले, A ने समझा कि भैया हम तो राष्ट्रपति बन गए, हम ही सबसे आगे हैं। उन्होंने दे दिया ऑर्डर कि भैया मिठाई बने, अब राष्ट्रपति तो हम ही बने हैं। तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन अब जब फर्स्ट काउंटिंग पूरी हो गई तो पता लगा कि इसमें ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए। अब ये मिठाई जो इनके यहाँ बंट गई, अब हो सकता है दूसरे के यहाँ बंटे, तो हम बांट ही देंगे दूसरे के यहाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि B को जिताना है। लेकिन B को जिताने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारे यहाँ सिस्टम कैसे काम करता है, ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो मिठाई किनके यहाँ बटेगी नहीं बटेगी वो अलग बात है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहली बार में नहीं जीते हैं, अब दूसरी बार अब उसको सिंगल ट्रांसफरेबल है, तो अब हम ये देखेंगे कि वोट किस प्रकार ट्रांसफ़र होगा। जब दूसरी बार चुनाव ये प्रक्रिया काउंटिंग की हुई, मान लो सेकंड बार में हुआ, तो हम क्या करेंगे, D को कैंसिल करेंगे दूसरी बार में। तो जब D को कैंसिल करेंगे तो इनके पास जो 10 वोट हैं, इनमें हम देखेंगे कि 10 वोट में से किनको पहली वरीयता दी गई थी और किसको बाद में दी गई, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे किनको वरीयता दी गई। इन्होंने जो भी व्यक्ति हैं किनको चुना कि किन किन को व्यक्ति को, मान लीजिए A को फर्स्ट माना गया कि B को माना गया। तो हम इसको समझते हैं। मान लीजिए 10 वोट हैं, 10 वोट में 1 वोट मिल गए A को, और उसके बाद में मान लीजिए 7 वोट मिल गए इनको B को। तो यहाँ पे A भी लिख देते हैं, समझने में भी आसानी हो जाएगी। और 2 वोट मिल गए C को। तो क्योंकि ये वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम है तो ये ट्रांसफ़र हो गया। अब हम देखते हैं कि कोई जीता कि नहीं जीता। अब +1 कर देंगे, इनमें +7 कर देंगे और उसके बाद प्लस इसमें 2 कर देंगे। तो इसमें अगर हम इसको जोड़ेंगे तब भी ये 51 का रेशियो नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम तीसरी प्रक्रिया देखेंगे, क्योंकि पहली बार में हो गया, फिर दूसरी बार में हुआ और ये निर्धारण नहीं हो पाया कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। क्योंकि अब तीसरी को समझेंगे, और तीसरी को आप समझ लेंगे तो आप राष्ट्रपति के चुनाव सिस्टम को समझ जाएंगे। तो आपको पता है कि ये जो C वाला है, C, इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि C में जो 20 सीटें हैं, C को 20 वोट मिले थे और +2 वो थे जो D को मिले थे। तो ये चीज़ें थी। अब हमने C को कैंसिल कर दिया। अब C को अगर हमने कैंसिल किया है तो अब इसमें क्या होगा कि अब बचे कौन हैं। जब C कैंसिल हो गए तो इसमें से जो 20 वोट हैं, ये 20 वोट किनको मिले होंगे, क्योंकि ये भी ट्रांसफरेबल सिस्टम है। तो ये जाहिर है कि A, B और D को ही मिले होंगे, क्योंकि इस चुनाव में D भी थे, D को बाद में कैंसिल किया गया।
तो मान लीजिए हम ये समझ के चलते हैं कि बी को मिल गए 12 वोट और ए को मिल गए 3 वोट और डी को मिल गए 5 वोट। तो ये रेशियो आ गया। उसके बाद में और सी का जो ये +2 है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो ये 2 हैं, ये अगर सी कैंसिल हो गया है, इसको आपको ध्यान से समझना है। जब सी अगर ये कैंसिल हो रहा है तो अब बचते हैं ए और बी। तो ये जो 2 वोट हैं ये किन को जाएगा? ए और बी को ही जाएगा। तो ए और बी को एक एक वोट मिल गए। तो तीसरी काउंटिंग इस प्रकार से हुई। क्योंकि डी पहले ही बाहर है तो हम डी को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि डी तो जीतेंगे ही नहीं, और सी बाहर ही हो गया है। अब बचे हैं प्रतिद्वंदी के रूप में ए और बी। तो हम ए और बी के बारे में देखेंगे। तो अब बी को यहाँ पे सी में सेकंड प्रायोरिटी बी को दिया गया था, तो अब हम सेकंड प्रायोरिटी बी को था, तो हम इनके 12 वोटों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 12 वोट इनको मिले और उसके बाद में एक वोट इनमें से, एक वोट जो, क्योंकि ए और बी में से 2 को ही मिला है, तो एक वोट इनके में कर देंगे, एक वोट इनके में कर देंगे, +1 और उसके बाद में +3। अब हम जोड़ देंगे। अब इनको हम जोड़ देंगे अगर, तो 30, उसके बाद 12 7 19 1 20, 30 20 50 हो जाएगा और +1, तो ये रेशियो निकल करके आ जाएगा। तो जो बी हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार थे वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ये है चुनाव का पूरा सिस्टम। ट्रांसफरेबल सिस्टम किस प्रकार काम करता है, ऐसे ही ट्रांसफ़र होता रहता है। उनका वोट था, फर्स्ट प्रायोरिटी किनको थी, सेकंड प्रायोरिटी किसको दी और थर्ड प्रायोरिटी किनको दी गई थी, ये व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिनको समझने में कुछ परेशानियां अगर हुई हैं और उसके बाद में नहीं समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसको आपको एकदम आसान तरीके में समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।